हेलो एवरीवन, ये इनसाइट ऑन इंडिया जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका जीएस 2 का है और ये दूसरा टॉपिक है। अ, उसका अलग सेक्शन है सेपरेशन ऑफ पावर। ये अप्रैल वाली डिस्कस कर रहे थे हम, अप्रैल वाली। तो चलिए लेक्चर 2 में यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जुडिशियल सपोर्ट की बात की गई है कि देखिए यहाँ पे जुडिशियल सपोर्ट इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस। जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, ज्यादातर जो होता है कोर्ट से बाहर जाकर के आप बात करते हैं और डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। तो ये जो है क्या एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ठीक है। जुडिशियल सपोर्ट, जुडिशरी इसको सपोर्ट दे, इट इज क्रिटिकल। रोल ऑफ कोर्ट्स देखना है इसमें क्या क्या है और चैलेंजेस क्या है इन बैलेंसिंग द इंटरवेंशन और ऑटोनॉमी। आइए सब देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए जुडिशियल सपोर्ट क्या है, क्रिटिकल फॉर सक्सेस ऑफ एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। पहले देखो एक मिनट यहाँ पे। तो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, अगर आप आउटसाइड कोई कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट तो यही होता है, ठीक है। आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है, जिसमें निगोशिएशन है, देन कंसिलिएशन है, यू हैव मीडिएशन है। कंसिलिएशन में कमिटी बनाई जाती है, मीडिएटर चुना जाता है यहाँ पे, आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर चुना जाता है। ये मोस्टली बहुत ज्यादा बाइंडिंग होता है। तो जो आर्बिट्रेशन वाला होता है ना, ये बाइंडिंग होता है, स्पेशली बाइंडिंग, ठीक है। और लीगली इन्फोर्सिबल, ये सब जो भी कह लीजिए, ये थोड़े से इनफॉर्मल नेचर के होते हैं, ये पूरा फॉर्मल नेचर है, ठीक है। अब क्या फायदा होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में, क्या क्या चीजें हैं देखिए। लीगल रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्सिबिलिटी, कोर्ट्स प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बैकिंग एंड इन्फोर्स आर्बिट्रल अवार्ड, जो भी कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड देता है, एंड मीडिएट द सेटलमेंट्स, ये सब जिसमें लिजिटिमेसी मिल जाती है किसको, ऑफ एडीआर आउटकम। एडीआर का जो भी आउटकम है उसको लेजिटिमेटी मिलती है। तो लीगली देखिए, जुडिशियल सपोर्ट करने से क्या होगा, लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा इसको और इन्फोर्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर कोर्ट इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे रहा है, ठीक है, और इसको इन्फोर्समेंट जो हो रहा है उसकी सहमति दे रहा है इसको, ठीक है। आप आर्बिट्रेशन में आपने सारी चीजें डिसाइड कर दी है, बट इसके इन्फोर्समेंट के लिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट, अगर आपको अपने आर्बिट्ररी, मान लो आर्बिट्रेशन से कोई फैसला लिया गया, तो उस अवार्ड के इन्फोर्समेंट को अगर दूसरा पक्ष नहीं मान रहा, नहीं कर रहा, तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ता है। इसीलिए कोर्ट का लीगल रिकग्निशन देना बहुत, मान लो कोई भी आर्बिट्रेशन हुआ, ठीक है, और उसमें एक पक्ष ने भाई को दूसरे पक्ष को 10 लाख रुपए देना था और वो मना कर रहा है, दूसरा पक्ष 1 लाख रुपए देने से, तो आप कोर्ट में फिर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको इन्फोर्समेंट, कई बार कोर्ट के जरिए इन्फोर्समेंट, ठीक है, वो जरूरी होता है। तो दैट्स वाई लीगल बैकिंग चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे इट इम्पावर्स द कोर्ट, ये आर्बिट्रेशन और जो मीडिएशन एक्ट 1996 का, ये इम्पावर करता है कोर्ट को कि आप अवार्ड दीजिए अंडर सेक्शन 36, ठीक है, आर्बिट्रल अवार्ड कुछ भी दे दीजिए अंडर सेक्शन 36, और उसको आप इन्फोर्स करेंगे, कोर्स जो है इन्फोर्स करेगा। और इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा किसकी, आर्बिट्रेशन की। फिर रिफरल टू एडीआर मैकेनिज्म, कोर्ट्स जो होते हैं, जो भी कोर्ट्स होते हैं, दे हैव एक्टिवली चैनल दे डिस्प्यूट टुवर्ड्स एडीआर। देखो कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, तो एडीआर में दे दिया या ट्रिब्यूनल में आता है, ट्रिब्यूनल का भी यही काम होता है कि जो एक्सेसिव बर्डन होते हैं ना, तो वो कोर्ट से इन लोगों की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो दैट्स वाई, क्योंकि लोगों को फिर आसानी हो, कोर्ट को भी एफिशिएंसी, टाइम मिल जाए और फालतू के केसेस ना आए, ठीक है। ऐसी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, बहुत सारे लिटिगेशन है। तो सेक्शन 80 जो है सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा, देखिए क्या है, ये सिविल प्रोसीजर कोड होगा, बिकॉज क्रिमिनल इसमें आएगा नहीं, आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, enables court to refer cases to arbitration है, mediation है। देखिए arbitration is more formal in nature, arbitration is arbitrator is appointed और वो बाइंडिंग हो जाता है जो जजमेंट होता है उसका, ठीक है। मीडिएशन में दो लोग आ जाते हैं, कोई एक मीडिएटर है, दोनों में बात करवाता है। कंसिलिएशन में एक कमिटी बन जाती है, ठीक है, वो बात करवाती है, बट दोनों इनफॉर्मल है थोड़ा सा। पर ट्रिब्यूनल यहाँ आर्बिट्रेशन वाले में क्या होगा, इज मोर फॉर्मल इन नेचर। अब देखिए सेफ गार्डिंग प्रोसीजरल फेयरनेस लाना, कोई भी अगर आप जुडिशियल ओवरसाइट होता है, जुडिशियल ओवरसाइट होता है, तो ये इंश्योर करता है न्यूट्रलिटी होगी, किसी के साथ पक्षवाद नहीं होगा, बायस नहीं होगा, ठीक है, और ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा, द ड्यू प्रोसेस विल बी फॉलोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे TRF लिमिटेड वर्सेज एनर्जो इंजीनियरिंग में क्या कहा गया है कि इन एलिजिबल आर्बिट्रेटर कैन नॉट नॉमिनेट अदर्स, ठीक है, जो इन एलिजिबल है आर्बिट्रेटर वो किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, रीइंफोर्सिंग इंपार्शियलिटी। तो ये TFR वाला जजमेंट आप कोट कर सकते हो। आर्बिट्रेशन से अवार्ड है TRF लिमिटेड वर्सेज एनर्जो इंजीनियरिंग, या और भी कोई आप ले लो, ये वाला थोड़ा सा नाम अगर टफ लग रहा है या सही नहीं लग रहा है तो आप कोई और नेट पे डाल लो, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई भी जजमेंट्स आए आ जाएगा इसमें, ठीक है। लॉ के अगर स्टूडेंट है तो वो तो ये सब जानते वानते हैं, आंसर में लिख देंगे,
Interim relief and support function. Court assist ADR processes थ्रू इंटरिम मेजर एंड एविडेंस फैसिलिटेशन। जो कोर्ट होता है वो एडीआर जो प्रोसेस है क्या है उसको मदद करता है कैसे? थ्रू द इंटरिम मेजर्स। जो इंटरिम मतलब कोर्ट प्रोसीजिंग के दौरान कोई मेजर लेना हुआ या एविडेंस फैसिलिटेट कराना हुआ प्रोवाइड करी, तो इंटरिम इज दैट जजमेंट के बीच वाला पीरियड जो हो गया, ठीक है। तो और एविडेंस फैसिलिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या करेगा? कोर्ट असिस्ट करेगा एटीआर। तो जो भी इंटरिम रिलीफ देगा मेजर्स होंगे जो प्रोसीडिंग्स के दौरान ही दे देगा। जैसे कोई बेच रहा है, प्रॉपर्टी का इशू है और दूसरी पार्टी बेचना चाह रहा है, ठीक है, या फ्रीज एसेट, सरकार जो कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई एसेट फ्रीज कर दो, किसी का कोई एसेट है वो बेच रहा है, दो पार्टी में एसेट की पे कॉन्फ्लिक्ट है वो बेच रहा है, तो वो सब ऑर्डर दिया जा सकता है। फिर सेक्शन 9 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट का अलाउ करता है कोर्ट टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, ठीक है, प्रोटेक्टिंग पार्टी। कोई भी पार्टी का जो इंटरेस्ट है एक पार्टी का उसको आप प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एडीआर, आप इंकरेज करो स्ट्रक्चर्ड एडीआर को, इसमें कंसिस्टेंसी हो, एफिशिएंसी हो। देन कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 का ये प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन के लिए मैंडेट करता है, मैंडेटरी कंपलसरी प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, स्ट्रेंथनिंग मीडिएशन कल्चर। कॉमर्शियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें क्या मीडिएशन करो, पहले 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 ही प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, मतलब कोर्ट में जाने से पहले मीडिएट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या है इन बैलेंसिंग जुडिशियल इंटरवेंशन ऑटोनॉमी। तो इसकी इंटरवेंशन ऑटोनॉमी में क्या कैसे बैलेंस है? देखो बहुत ज्यादा एक्सेसिव जुडिशियल इंटरफेरेंस होने लगेगा तो दिक्कत आएगी, फ्रीक्वेंट कोर्ट इंटरवेंशन होने लगेगा तो ऑटोनॉमी जो है एक पार्टी की वो चली जाएगी, रेजोल्यूशन देर होगा। द हायर नंबर ऑफ सेक्शन 34 चैलेंजेस लीड्स टू प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन, ठीक है, और अंडरमाइनिंग आर्बिट्रेशन की एफिशिएंसी। बस यही इतना लिख दो कि इंटरफेरेंस होगा तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, बस काम खत्म। रिलक्टेंस टू इंटरवीन इन मिसकंडक्ट केसेस, कोर्ट्स में हेजिटेट टू एक्ट अगेंस्ट आर्बिट्रेटर स्पेशली अ रिटायर्ड जज या अफेक्टिंग अकाउंटेबिलिटी। तो कोई दूसरे केस में कहीं जज बजा गया है तो भाई क्या नाम है, कैसे वहाँ बायसनेस तो हो ही जाएगी। फिर जैसे जस्टिस बीवी नागरातन में क्या था, ऑन कोर्ट्स रिलक्टेंस टू रिमूव आर्बिट्रेटर अक्यूज्ड ऑफ बायस इम्पैक्टिंग ट्रस्ट। भाई बायसनेस दिखाई जा रही थी आर्बिट्रेटर के द्वारा, और यहाँ जस्टिस वी रंगनाथ केस में क्या हुआ कि रिलेक्टेंस दिखा रहे थे कि हम आर्बिट्रेटर को नहीं हटाएंगे, तो कैसे हम मान लें कि आप पार्शियल रहोगे, आप न्यूट्रल रहोगे, आप पार्टीशन नहीं होगे, ठीक है। भाई आप आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेट कर रहा है और जजमेंट जो अवार्ड दे रहा है, ठीक है, वो किसी एक के पक्ष में जो कि बायस्ड है, तो भाई कोर्ट से को हना हटाना चाहिए, कोर्ट नहीं हटाया। फिर यहाँ एडवर्स एरियल लीगल माइंडसेट क्या है, पार्टीज एंड जो लॉयर होते हैं ऑफन ट्रीट एडीआर एस प्रोसीजरल, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे लेते हैं, ठीक है, और जेन्युइन सेटल मैकेनिज्म इसको नहीं समझते। सेक्शन 12 जो जहाँ मीडिएशन होता है ऑफन रिड्यूस टू टिकट बॉक्स एक्सरसाइज, सॉरी टिक बॉक्स, टिक लगा दिया हाँ चलो हो गया है, भाई एफर्ट नहीं दिखाया आपने मीडिएट करने के लिए, फॉर्मेलिटी है। इनकंसिस्टेंट जुडिशियल अप्रोच, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड चाहिए अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, तो वो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लैक करता है। फिर डिलेज इन जुडिशियल सपोर्ट फंक्शन, कोर्ट रिलेटेड जो भी प्रोसेस है जैसे अपॉइंटमेंट है आर्बिट्रेटर का, इन्फोर्समेंट है, ये स्लो करता है एडीआर के इफेक्टिवनेस को। तो कोर्ट रिलेटेड प्रोसेसेस जो हैं जो प्रोसीजरल रिजिडिटीज, अब ये कह सकते हैं प्रोसीजरल हर्डल या रिजिडिटीज, प्रोसीजरल हर्डल आ जाते हैं या प्रोसीजरल रिजिडिटी हो जाती है, ये सब दिक्कत कॉज करती है, ठीक है। फिर डीले इन सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट बिफोर 2015 अमेंडमेंट, इंक्रीज डिपेंडेंसी इन आर्बिट्रेशन इनिशिएशन, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं इससे दिक्कत होती है, ये डीले ही की वजह से तो हो रहा है। अब रिफॉर्म क्या चाहिए, स्ट्रेंथन करो, क्या आर्बिट्रेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करो। अब कैसे आप स्ट्रेंथन करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन बढ़ा दो आप, ठीक है, ट्रस्ट डेवलप करो, जुडिशियल इंटरवेंशन को कम कर दो, ठीक है। फिर 15 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें इट रेस्ट्रिक्टेड कोर्ट स्क्रूटनी एट एक रिफरल स्टेज है, इस पर कोर्ट स्क्रूटनी करता था, इसको हटा दिया गया, बहुत ज़्यादा ओवर रीच जुडिशियल इंटरवेंशन होगा। उसके बाद यहाँ है कि ऑपरेशनलाइजिंग मीडिएशन टू इंटरनेशनलाइज मीडिएशन की प्रैक्टिस अपनाई जाए, कोई एक फ्रेमवर्क बनाया जाए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, आर्बिट्रेटर स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेटर हों, बायस्ड ना हो, न्यूट्रल हों, ठीक है, और मीडिएटर्स हों, तो ये इनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग है। इस सिस्टम की ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स चाहिए होगा तो टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ये सब सारी चीज़ें हैं। चेंजिंग लीगल कल्चर एंड इंसेंटिव, इंकरेज द सेटलमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, और थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रोसीजरल इंटेंसिव ट्रेनिंग वेनिंग दी जाए, ठीक है। नीति आयोग की जो स्ट्रेटजी थी
18 की जो न्यू इंडिया से रिलेटेड, जिसमें एडीआर मैकेनिज्म के प्रमोशन की बात की गई है। तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, ये आप आंसर में लिख देना कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है वो एडीआर के मैकेनिज्म है, उसको एम्फोसाइज करता है, उसके उसको प्रमोट करता है ताकि लिटिगेशन का बर्डन कम हो सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, क्योंकि कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं। अब कॉमर्शियल डिस्प्यूट से कंपनीज इन्वॉल्व है जो कुछ बना रही हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फर्क तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक बैलेंस्ड बिटवीन कोर्ट एंड एडीआर कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। फ्रॉम एडवर्सरियल डिलेज टू एफिशिएंट रेजोल्यूशन, द फ्यूचर कहाँ लाई करता है, इन कैलिब्रेटेड जुडिशियल स्ट्रेंथ कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए टू बिल्ड ट्रस्ट इन एडीआर मैकेनिज्म में ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। अब यहाँ पे देखो, द जुडिशियरीज मोरालिटी, क्वेश्चन है कि द जुडिशरीज मोरल अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन लेस ऑन कोअर्सिव पावर एंड मोर ऑन अर्नड पब्लिक कॉन्फिडेंस चाहिए भैया। अब ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, देखो, जुडिशरी कमांड करता नीदर द पावर ऑफ द पर्स नॉर द स्वॉर्ड, इट रिमेन्स एन अल्टीमेट गार्जियन ऑफ राइट। तो ये पावर वर वैसा नहीं है, राइट्स का गार्जियन है। अब ये कैसे है, जैसे जुडिशियल मोरल अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन अर्निंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, जैसे आर्टिकल 32 और 226 रिट की बात की गई है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, ये सब मान लो कोई कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, उसको रोकना या कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश्चन करना या कुछ करवाना, तो ये सब आ जाएगा रिट में, आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो। अब इसकी इफेक्टिवनेस होती है, तो पीआईएल भी एक तरह का रिट आ गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, ठीक है। कुछ आपको करवाना है, रुकवाना, पीआईएल डाल दो तो रिट के फॉर्म में जाए। जैसे एसपी गुप्ता रिफ्लेक्ट सस्टेन्ड पब्लिक ट्रस्ट, तो पीआईएल से क्या हुआ, जुडिशियल रिड्रेस मैकेनिज्म है और पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप हुआ है। और ये क्या है, द कंटिन्यूड जो रिलायंस है पीआईएल पे, कहा गया एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में 1981 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि जो कंटिन्यूड रिलायंस है पब्लिक इंटरेस्ट रिलेशन में, ये क्या पब्लिक ट्रस्ट दिखाता है कि जुडिशरी में लोगों का कितना ट्रस्ट है। फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ठीक है। इससे क्या हुआ, सोसाइटल एक्सेप्टेंस हुआ कोर्ट की सुप्रीमेसी का। जस्टिस केस पुत्तास्वामी में राइट टू प्राइवेसी कहा गया, तो प्राइवेसी देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, राइट टू प्राइवेसी, इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाए तो इंस्टीट्यूशन की कितनी क्रेडिबिलिटी है। कोर्ट्स लैक इन्फोर्समेंट मशीनरी, ठीक है, एंड डिपेंड ज़्यादातर ये कि जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जैसे कोर्ट कोई ऑर्डर दे रहा है कि जाओ कब्जा हटवाओ, अब कब्जा हटवाने के लिए कौन जाएगा, वहाँ एसडीएम जाएगा, तो एक एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इसकी अपनी पर्सनल कोई वैसी मशीनरी नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो इट हैव टू कंप्लाई विदाउट कोअर्जन, ठीक है। और जैसे यहाँ विशाखा गाइडलाइन है अक्रॉस, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अक्रॉस इंस्टीट्यूशन बिफोर लेजिस्लेशन शोज वॉलंटरी कंप्लायंस रूटेड इन जुडिशरी क्रेडिबिलिटी, तो कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। तो विशाखा गाइडलाइंस आ गई, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, बिफोर लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन से ही पहले, लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं है और पहली गाइडलाइन फॉलो होने लगे, तो इसको दिखाता है कि दिस कंप्लायंस विदाउट कोर्सन। देन परसेप्शन ऑफ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो करता है व्हेन कोर्ट, जब कोर्ट ट्रांसपेरेंसी, रीजन जजमेंट देता है, न्यूट्रलिटी देता है। अब देखिए स्वप्निल त्रिपाठी केस में क्या हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, लाइव दिखाया जा रहा था, तो पब्लिक एंगेजमेंट इसमें बढ़ गया, तो ट्रस्ट, तो ये देखिए ट्रांसपेरेंसी आई, फेयरनेस आई। सेल्फ करेक्टिव इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, सेल्फ करेक्टिव क्या, जुडिशियल इज ओपन टू क्रिटिसिज्म, ठीक है, इससे इसकी लेजिटिमेसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। जिससे पेंडेंसी और डिले हो रही, तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट बताई कि भैया तुम्हारा केस पेंडिंग है, ठीक है, डिले हो रहा है, तो ठीक है, आप क्रिटिसिज्म तो झेल ले हो ना। अब देखिए रोल ऑफ कंटेम्प्ट लॉ इन सपोर्टिंग जुडिशियल अथॉरिटी, कंटेम्प्ट लगा देता कोर्ट, भाई आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो तो। अब देखो आर्टिकल 129 और 215 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को करता है कि पनिश फॉर कंटेम्प्ट, भैया इनके जो बात नहीं मानी जा रही है और इनकी डिग्निटी के खिलाफ कोई बात हो रही है तो कंटेम्प्ट लगा देगा कोर्ट। तो 129 सुप्रीम कोर्ट लगा देगा और 215 हाई कोर्ट लगा देगा, ठीक है। ये कोर्ट हैव इनवोक कंटेम्प्ट टू इंश्योर कंप्लायंस विद ऑर्डर, भैया जो भी ऑर्डर दिए गए उसको आप फॉलो करिए। अब क्या होता है, जस्टिस आएगा तो ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस, तो कंटेम्प्ट प्रिवेंट्स एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस और अंडरमाइन कोर्ट प्रोसीडिंग, जो कोर्ट प्रोसीडिंग को अंडरमाइन कर रहा है उसके लिए होता है। जैसे यहाँ पे आर के जैन केस आया 2010 का, द कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया था, लिमिट्स ऑफ क्रिटिसिज्म वाइल सेफगार्डिंग जुडिशियल फंक्शनिंग को हमने क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे क्या था ना, एक ही जैन एडिटोरियल पब्लिश कर रहे थे, बार बार एडिटोरियल पब्लिश कर रहे थे, और जो ट्रिब्यूनल काम करते हैं उसका ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन कर रहे थे कि बाय, ठीक है,
सॉरी आवाज चली गई थी। तो ये आरके जैन कौन थे? ये एडिटोरियल पास कर रहे थे, बार बार एडिटोरियल लिख रहे थे, जिसमें ट्रिब्यूनल्स को इन्होंने क्या किया, पार्शियलिटी और उसमें अपॉइंटमेंट किस तरह से हो रहे हैं उसके बारे में कह रहे थे कि ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट नहीं सही है, जुडिशरी पे कुछ सवाल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फिर जजमेंट आया कि नहीं भाई, जो जायज चीजें हैं, वो जो द टेक्स्ट विच इज राइट, जो चीज सही है, जो एलिज्ड, जो आप पे जो इल्जाम लगा, अगर वो सही है, फेयर बोनाफाइड क्रिटिसिज्म में, तो कंटेम्प्ट नहीं होता। तो यहाँ बात है कि फेयर बोनाफाइड क्रिटिसिज्म, फेयर एंड बोनाफाइड क्रिटिसिज्म, फेयर एंड बोनाफाइड क्रिटिसिज्म कंटेम्प्ट नहीं होता है, कंटेम्प्ट नहीं होता है। तो फेयर बोनाफाइड क्रिटिसिज्म होगा तो वो कंटेम्प्ट नहीं होगा। बस यहीं पे ये किया गया। ट्रूथ एक वैलिड डिफेंस है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपका प्रोटेक्टेड है। फिर आइए आगे देखें, डिटरेंस अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन। ये क्या भैया? इट कर्ब्स फॉल्स एंड मोटिवेटेड अटैक दैट कैन इरोड पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर फॉल्स और मोटिवेटेड अटैक कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, तो उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस गिरता है, तो उसके लिए आप कंटेम्प्ट लगा सकते हो। इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, ये इंश्योर करता है कि जो भी जुडिशियल डायरेक्शन दिया जा रहा है उसे कंप्लाई हो। वरना फायदा क्या? अगर किसी के पक्ष में फैसला हुआ, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, किसी का मकान कब्जा हो गया, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कैसे डिसिप्लिन आएगी? तो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन कैसे मानी जाए? फिर क्यों हो जाएगा कोर्ट आदमी जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है? बैलेंसिंग फ्री स्पीच विद इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट, कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज दैट फेयर क्रिटिसिज्म अगर हो रहा है, इट इज पर्सनेबल वाइल प्रिवेंटिंग रिकलेस एलिगेशन नहीं लगाना है। तो यहाँ ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया। तो एक तो ये वाले केस में कहा दिया गया आर के जैन और इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर, तो ए के जैन और इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर में, और दूसरा ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कह दिया गया। अब रिस्क पोस्ड बाय ओवर रीच ऑफ कंटेम्प्ट पावर, चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच। देखो, अगर बार बार आप यूज करोगे ना कंटेम्प्ट को, इट में डिस्करेज लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म। भाई लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म नहीं हो पाएगा। प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस में क्या हुआ? इट ट्रिगर डिबेट्स ऑन लिमिट्स ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। तो भाई अगर आप जायज चीज के लिए अगर लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो और उस पर आप कंटेम्प्ट लगा दे, तो दूसरा कैसे आपको क्रिटिसाइज करेगा? आपके गलत कामों को कैसे कोई दर्शाएगा? ओवर यूज बार बार अगर आप कर रहे हो ना, कि इससे कि जुडिशियल इंसुलेट हो गया है। कहाँ से? अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियली जवाब दे नहीं है। आप कुछ भी गलत काम किए जाओ, मनमानी किए जाओ, ठीक है। अगर जुडिशियरी कोई ऐसा कर रहा है कि जुडिशियरी में कोई अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है और जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है ऐसा कि जो कि पब्लिक के हित में नहीं है, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इट्स करप्ट, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर शो हो रही हैं, तो आप कंटेम्प्ट लगा के किसी को चुप तो नहीं करा सकते हो। आपकी जवाबदेही कैसे होगी? ठीक है, आप पब्लिक ट्रस्ट है तभी आप लोग के पास, आपके पास आ रहे हैं, आपको केस का और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, आपको न्याय देना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आपकी तो बनती है, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस दे रहे हो ना एक तरह से आप भी। तो एकेडमिक एंड सिविल सोसाइटी क्रिटिक ऑन कंटेम्प्ट एक्शन इंडिकेट कंसर्न। फिर कन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। देखिए, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोड में कन्फ्लिक्ट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। भाई 92 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे किया गया है। जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलो, अवैलिड नहीं है, ठीक है। किसी के एथनिसिटी पे गलत बोलना, किसी के रिलीजन पे गलत बोलना, इसके लिए लिमिटेड एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि या आप अपनी एनिमी कंट्री को प्रेस करो, तो इस तरह की चीज़ें गलत है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट जो है, बार बार कह देना, देखो स्पीच आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोलो, पर अगर आप कुछ भी अगर सही भी बोल रहे हो और उसको कह दिया जाए कि इट इज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम के साथ वो है ना कि आप कंटेम्प्ट लगा दे रहे हो। अब हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ला दिया, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। अब क्या स्कैंडल, व्हाट स्कैंडलाइजेस द कोर्ट? क्या अगर कोई फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो क्या फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है या कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक, ये भी तो देखना है। लॉ कमीशन की 274वीं रिपोर्ट आई थी, लॉ कमीशन की 274वीं रिपोर्ट आई थी 2018 की। इसने रिकमेंड किया था रिटेनिंग बट नैरोइंग स्कोप, रिफ्लेक्टिंग, देखो बैलेंस चाहिए, नहीं मध्यम मार्ग आप चलो, बैलेंस पे बीच में रहो, ठीक। इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी, बार बार आप लगाओगे तो पब्लिक का ट्रस्ट घटेगा और कुछ नहीं है, यही है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या है? वेग स्टैंडर्ड, कंटेम्प्ट लॉ में है क्या? व्हाट इज कंटेम्प्ट, क्या होता है कंटेम्प्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ये ना, ये कौन सा है? आपने कुछ भी बोला, अब इतना वाइडर इसका डिफिनीशन आ जाएगा कंटेम्प्ट लॉ में कि क्या है कंटेम्प्ट लॉ में, क्या आप जो बोल रहे हो ये ना स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, वाइडर डिफिनीशन है। अब किसी चीज़ के लिए भी कंटेम्प्ट लगा दिया गया, ठीक। तो ये है। बाकी देखिए फिर राइजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में देखेंगे, ये अपना बस इतना ही है, ठीक। राइजिंग रिप्रेजेंटेशन क्या है वुमेन का इन हायर जुडिशरी, ये देखते हैं नेक्स्ट टर्म।